Norwegian Wood by Haruki Murakami. Urdu translation by Dr. Abdul Qayyum under the name of Nagma-e-Marg. एपिसोड नंबर 10। एक मुलाजिम आया और मुज़ाहिका खेज अंदाज में बोला, अगर आपको बुरा ना लगे तो आपके साथ मेज पर कोई और बैठ जाए। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे सामने कौन बैठा है। मैं तो किताब पढ़ रहा था। दो लड़कियां मेरे साथ मेज पर आकर बैठ गईं। मेरी ही हम उम्र लगती थी। उनमें से कोई भी होशरुबा नहीं थी, लेकिन इतनी बुरी सूरत वाली भी नहीं थी। उनके लिबास से बिल्कुल ऐसे नहीं लगता था कि वो रात भर शिहकों में सुबह 5 बजे तक आवारागर्दी करती रही हों। मैंने अंदाजा लगाया कि वो बेचारी आखिरी ट्रेन नहीं पकड़ सकी, इसलिए पहली ट्रेन पर सवार होना चाहती थी। ऐसे लगा जैसे उनको मेरे साथ बैठकर सुख का सांस आया हो। मैंने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, शेव बनाई हुई थी, और सबसे बढ़कर मैं थॉमस मॉन का नॉवल द मैजिक माउंटेन्स पढ़ने में मगन था। जो लड़की मेज की बड़ी साइड की तरफ बैठी थी, उसने ठंडे मौसम से बचने के लिए टोपी वाली जैकेट और जीन्स पहनी हुई थी। उसने वाइनल का बटुआ और बड़े बड़े घोंगे की शक्ल के कानों में बुंदे पहने हुए थे। उसकी दोस्त एक छोटे कद वाली लड़की थी, जिसने चश्मा लगाया हुआ था, नीले रंग का आगे से खुलने वाला स्वेटर और उसके नीचे खानेदार कमीज और फिरोजी रंग की अंगूठी पहनी हुई थी। छोटे कद की लड़की को बार बार चश्मा उतार कर आंखों को उंगलियों से दबाने की आदत थी। वो दोनों लड़कियों ने कॉफी और केक का ऑर्डर दिया, और उन चीजों को खत्म करने में उन्हें वक्त लगा, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता बातचीत करने में मसरूफ थी। लंबे कद की लड़की बार बार सर को एक तरफ टेढ़ा करती, जबकि छोटे कद की लड़की सर को बार बार हिलाती। मैं उनकी बातों को नहीं समझ सका, क्योंकि वहां पर गीज़बी और मैविन गे के गाने ऊंची आवाज में बज रहे थे, लेकिन उनकी बातचीत से ऐसा लगता था कि छोटे कद की लड़की इसी बात से खफा थी और लंबे कद वाली लड़की उसको हंसाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपनी किताब के पैराग्राफ उनकी तरफ देखते हुए तब्दील किए। छोटे कद की लड़की जब कंधे से बैग लटकाए बाथरूम गई तो उसके साथी ने मुझसे बात की। मैं तुम्हें परेशान करने के लिए माजरत चाहती हूँ। क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ आसपास ऐसा शराब खाना हो जो अभी अभी खुला हो और वहाँ शराब मिल सकती हो? मैंने शराफत का लबादा उतारा, किताब एक तरफ रखी और पूछा, इस वक्त सुबह के 5 बजे? हाँ। अगर तुम इस वक्त सुबह के 5:20 में मुझसे पूछो कि देखो लोग घर जा रहे हैं और मतानत का मुजाहरा करते हुए बिस्तर में जाने का सोच रहे हैं, तो क्या मैं हैरान नहीं होऊंगा? उसने कहा, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन मेरी दोस्त कहती है कि उसने शराब पीनी है। ये बहुत अहम है। बेहतर तो यही है कि तुम ये काम घर जाकर करो। लेकिन मैंने तो 7:30 बजे नागानो जाने वाली ट्रेन पकड़नी है। तो तुम खुद कार मशीन इस्तेमाल करो और किसी अच्छी सी जगह पर बैठ कर पी लो। यकीनन मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही तवक्का कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ चलो। दो अकेली लड़कियां इस तरह की मुहिमबाजी नहीं कर सकती। मैंने भी कई दफा शिंजूको में गैर मामूली तजुर्बात किए हैं, लेकिन इस तरह कभी दावत नहीं मिली कि दो अजनबी लड़कियों के साथ सुबह 5:20 पर शराब पीऊं। मुझे इकरार की निस्बत इनकार में ज्यादा मसला नजर आता था, इसलिए मैंने नजदीकी खुद कार मशीन से हल्की फुल्की अशिया खरीदी और हम तीनों उनकी खाली गाड़ी, जो कि स्टेशन में मगरबी पार्क में खड़ी थी, उसमें एक गैर एलानिया शराब पीने की पार्टी मनाने चले गए। उन लड़कियों ने बताया कि वो दोनों एक ट्रेवल एजेंसी में काम के दौरान दोस्त बनी। दोनों ने इसी साल ग्रेजुएशन की थी और ये उनकी पहली नौकरी थी। छोटे कद की लड़की का एक दोस्त था और वो उसको पिछले 1 साल से मिल रही थी, लेकिन उसका हाल ही में पता चला कि वो किसी और लड़की के साथ भी हम बिस्तरी कर रहा था, और उसको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उनमें से जो लंबी लड़की थी, उसने पिछली रात को नागानो के पहाड़ में अपने भाई की शादी में जाना था, लेकिन उसने फैसला किया कि वो अपनी परेशान दोस्त के साथ रात गुजारेगी और इतवार की सुबह को पहली ही गाड़ी से रवाना हो जाएगी। मैंने छोटे कद वाली लड़की से कहा कि तुम बहुत परेशान कन हालात से गुजर रही हो। मैंने मशरूब का घूंट लेते हुए कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा दोस्त किसी और लड़की के साथ हम बिस्तरी कर रहा है? उसने पाँव के नीचे किसी जड़ी बूटी को मसलते हुए कहा,
مجھے اس کی جاسوسی نہیں کرنی پڑی۔ جب میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ یہ سب اس کے ساتھ کر رہا تھا۔ یہ کب ہوا؟ پرسوں رات کو۔ کیا دروازہ کھلا ہوا تھا؟ ویسے یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک کہتے ہو۔ میں حیران ہوں اس نے دروازے کو تالا کیوں نہیں لگایا۔ مجھے کیا پتا ہو، لمبی لڑکی نے اپنی دوست سے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا۔ اس کو کیا محسوس کرنا چاہیے؟ یہ اس کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے، یہ کسی اذیت سے کم ہے؟ میں نے جواب دیا، واقعی یہ تو صحیح ہے، لیکن تمہیں اس سے بات تو کرنا چاہیے تھی، پھر تم فیصلہ کرتی کہ اس کو معاف کرنا ہے یا نہیں۔ چھوٹے قد والی لڑکی نے گھاس کے تنکوں کو توڑتے ہوئے اور تھوکتے ہوئے کہا، کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ میری اس وقت کیا حالت ہے۔ کہیں سے کووں کا ایک بڑا سا جھنڈ ظاہر ہوا اور مغرب سے آتا ہوا ایک بڑی ڈپارٹمنٹل سٹور کے اوپر سے گزر گیا۔ اب صبح کی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ اب چونکہ ناگنوں کے لیے ٹرین کا وقت ہو رہا تھا تو اس لیے ہم نے جو مشروب بچ گئے تھے وہ ہم نے مغربی دروازے کے پاس ایک بے گھر شخص کو دے دیے، پلیٹ فارم سے ٹکٹ خریدی اور بڑی لڑکی کو الوداع کہنے چلے گئے۔ جیسے ہی ٹرین نظروں سے اوجھل ہوئی اور چھوٹے قد کی لڑکی قریبی ہوٹل میں چلی گئی، ہم میں سے کوئی بھی خاص طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کے لیے مرا نہیں جا رہا تھا، لیکن ایسا محسوس ہوا کہ حالات نے ہمیں قریب کر دیا تھا۔ میں نے پہلے لباس اتارا اور غسل خانے میں بیٹھ کر بیئر پی۔ وہ بھی میرے ساتھ آ گئی اور وہی کچھ کیا جو میں نے کیا تھا۔ ہم دونوں لیٹ گئے اور خاموشی سے بے تحاشا شراب پی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ہم میں نہ تو کوئی نشے میں تھا اور نہ کسی کو نیند آ رہی تھی۔ اس کی جلد چپٹی گوڑی اور ملائم تھی۔ اس کی ٹانگیں بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اس کی ٹانگوں کی تعریف کی، لیکن اس کا شکریہ قرب سے زیادہ نہ تھا۔ ایک دفعہ جب ہم بستر میں آ گئے تو وہ ایک اور ہی طرح کی لڑکی تھی۔ اس نے میرے ہلکا سے چھونے پر بھی بھرپور رد عمل کا اظہار کیا۔ وہ تلملا رہی اور کراہتی رہی۔ جب میں نے دخول کیا تو اس نے اپنے ناخن میری پشت میں گاڑ دیے اور شہوت کے ہجان میں اس نے ایک اور شخص کا 16 دفعہ نام لیا۔ میں نے اپنے ہجان کے وقفے کو لمبا کرنے کے لیے یہ گنتی کی اور پھر ہم دونوں سو گئے۔ جب 12:30 بجے میری آنکھ کھلی تو وہ جا چکی تھی۔ مجھے کسی طرح کا کوئی بھی نوٹ نہیں ملا۔ میرا سر ایک طرف سے بے وقت پینے سے ایک عجیب طریقے سے بھاری ہو رہا تھا۔ میں نہایا، شیو کی اور برہنہ ایک کرسی پر بیٹھ کر فریج سے نکال کر جوس پینے لگا اور گزری ہوئی رات کے واقعات کو ترتیب کر کے یاد کرنے لگا۔ یہ منظر غیر حقیقی اور بہت پرانا محسوس ہوا، ایسے جیسے اس کو میں ایک گلاس کی 2-3 تہوں میں دیکھ رہا تھا، لیکن یہ واقعات بلا شبہ میرے ساتھ رونما ہوئے تھے۔ بیئر کے گلاس ابھی تک میز پر پڑے تھے اور ایک استعمال شدہ ٹوتھ برش بیسن میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے شنجوکو میں ہلکا سا کھانا کھایا اور میڈوری کوباشی کو فون کرنے چلا گیا۔ ہو سکتا ہے وہ گھر میں اکیلی ہو، دوبارہ فون کال کا انتظار کر رہی ہو۔ گھنٹی 15 دفعہ بجی لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ 20 منٹ بعد کوشش کی تو وہی نتیجہ نکلا۔ پھر میں بس پکڑ کر دوبارہ ہاسٹل آ گیا۔ داخلے پر ایک خط میرا انتظار کر رہا تھا جو اسپیشل سروس سے بھیجا گیا تھا۔ یہ خط ناؤکو کی طرف سے تھا۔ ناؤکو نے لکھا تھا کہ تمہارے خط کا شکریہ۔ اس کے گھر والوں نے وہ خط وہاں بھیج دیا تھا۔ اس خط نے اسے پریشان نہیں کیا بلکہ وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ اتنا خوش ہوئی کہ اس کا اتنا دل کیا کہ اس نے خط لکھ دیا۔ اتنا پڑھ لینے کے بعد میں نے کھڑکی کھولی اور جیکٹ اتار کر بستر پر لیٹ گیا۔ میں کسی قریبی ڈبے میں بیٹھے کبوتروں کی گوٹر گوٹر سن سکتا تھا۔ ہوا نے پردوں کو ہلایا۔ ناؤکو کی طرف سے آئے خط کے 7 صفحوں نے مجھ پر نہ ختم ہونے والے وہ احساسات کی صورت میں قابو پا لیا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ میرے ارد گرد حقیقی دنیا کے رنگ ماند پڑنے شروع ہو گئے تھے، کہ میرے لیے اس کی لکھی ہر چند سطریں دنیا کے ہر کام سے اہم ہو گئی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور خیالات کو متنجم کرنے کے لیے بہت وقت صرف کیا اور آخر کار ایک لمبا سانس لینے کے بعد پھر خط پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے لکھا تھا، مجھے یہاں آئے 4 مہینے گزر گئے ہیں۔ میں نے اس دوران تمہارے متعلق بہت سوچا۔ جتنا میں تمہارے بارے میں سوچتی جاتی اتنا ہی محسوس ہوتا کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ مجھے تمہارے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے پیش آنا چاہیے تھا۔
चीज़ों को जांचने का ये मुनासिब तरीका नहीं है। मेरी उम्र की लड़की कभी भी मुनसिफाना का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करती। मेरे जैसी आम लड़की इस चीज़ से लाताल्लुक़ होती है कि चीज़ें मुनसिफाना हैं या नहीं। उनके लिए अहम सवाल ये नहीं होता कि कोई चीज़ ठीक है या गलत, बल्कि उनके लिए अहम ये होता है कि कोई चीज़ खूबसूरत है या नहीं, और क्या वो चीज़ उसके लिए खुशी का बास है या नहीं। मुनसिफाना एक मर्दाना लफ्ज़ है, लेकिन मैं ये बात महसूस करने पर मजबूर हूँ कि ये लफ्ज़ मौजूदा सूरत हाल में मेरे लिए दुरुस्त है। खुशी और खूबसूरती का सवाल मेरे लिए ऐसा मुश्किल और पेचीदा हुर्फ़ रब्त बन गया है कि मुझे शक पड़ता है कि मैं उसकी बजाय दूसरे मयारात के साथ चिपक गई हूँ। जैसे क्या कोई मुनसिफाना और ईमानदाराना नाम को कोई चीज़ आफाकी तौर पर सच्ची है या नहीं। बहरहाल कुछ भी हो, मेरा ख्याल है कि मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की है, जिसके नतीजे में मैंने तुम्हें एक दायरे में घूमने पर मजबूर किया और तुम्हारे जज्बात को ठेस पहुंचाई। ये कोई बहाना या ज़ाती तौर पर सफाई नहीं पेश कर रही, बल्कि ये इसलिए कर रही हूँ कि ये सच है। अगर मैंने तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई है, तो ये सिर्फ़ तुम्हारी तकलीफ़ नहीं, बल्कि मेरे लिए भी उतनी ही तकलीफ़देह है। इसलिए मेहरबानी कर कर मुझसे नफ़रत ना करना। मैं ख़ामियों से भरी हुई इंसान हूँ। मुझ में तुम्हारी तवक्का से बढ़कर ख़ामियाँ हैं, और अगर तुमने मुझसे नफ़रत की, तो मैं बिखर जाऊँगी। जो तुम कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। मैं अपनी ज़ात को अपने खोल के अंदर बंद करके इस बात का इंतज़ार नहीं कर सकती कि चीज़ें गुज़र जाएँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें वाक़ई ये बात पसंद है या नहीं, लेकिन बाज़ दफ़ा तुमने ऐसा ही एहसास दिया, और मुझे अक्सर तुम पर इसीलिए रश्क भी आता है, और शायद इसी वजह से मैंने तुम्हें दायरों के हसार में रखा। हो सकता है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा तज्ज़िया और चीज़ें जाँचने का ज़्यादा बेहतर तरीका हो। क्या तुम्हें मेरी बात से इत्तेफ़ाक है? जिस तरीके से ये लोग मेरा यहाँ इलाज कर रहे हैं, यकीनन ये ज़रूरत से ज़्यादा तज्ज़िया नहीं है। लेकिन जब आपका कई महीनों तक इलाज होता है, जैसा कि मेरा हो रहा है, तुम्हें पसंद हो या ना हो, कम या कुछ ज़्यादा तज्ज़िया करने लगते हो। ये इसी की वजह से था। इसका मतलब ये है कि इसकी वजह से और फलां-फलां, बल्कि इसी तरह। मैं नहीं बता सकती कि इस तरह का तज्ज़िया दुनिया को सादा बनाता है या पेचीदा। कुछ भी हो, अब मुझे महसूस होता है कि मैं अब पहले से ज़्यादा सेहतयाब, और ये बात मेरे इर्द-गिर्द के लोग भी कहते हैं। बहुत मुद्दत के बाद मैं इस काबिल हुई हूँ कि तुम्हें पुरसुकून होकर खत लिख रही हूँ। वो खत जो मैंने तुम्हें जुलाई में लिखा था, वो मेरे लिए लिखना अपने आप को निचोड़ने के मुतरादिफ था। बहरहाल तुम्हें सच बताऊं, मुझे याद नहीं कि मैंने क्या लिखा था। क्या वो बहुत खराब खत था? लेकिन इस दफ़ा मैं बहुत पुरसुकून हूँ। ताज़ा हवा है, बाहर की दुनिया से कटी हुई खामोश हर जगह है। ज़िंदगी बसर करने के लिए रोज़ाना का तरीक़ाकार और बाकायदा मशक़ करती हूँ, जिसकी मुझे ज़रूरत होती है। किसी को खत लिखने के काबिल होना कितना शानदार तजुर्बा है। किसी शख्स को अपने ख़यालात पहुँचाना, ड्रेसिंग पर बैठना, कलम पकड़ना और अपने ख़यालात को अल्फाज में डालना एक हैरत अंगेज़ बात है। बेशक जब मैं अपने ख़यालात को अल्फाज में डालती हूँ, तो मुझे लगता है मैं उन जज्बात को अशर अशीर भी नहीं कह पाती जितना मैं कहना चाहती हूँ। बहरहाल ठीक है, मैं इस बात से खुश हूँ कि मैं इस काबिल हो सकी हूँ कि मेरा किसी को कुछ लिखने को दिल किया। इसलिए मैं तुम्हें लिख रही हूँ। शाम के 7:30 बज रहे हैं। मैंने खाना खा लिया है और नहाई हूँ। ये बहुत पुरअमन और खामोश जगह है, और बाहर गहरा अंधेरा है। खिड़की से बाहर एक रोशनी तक नजर नहीं आती। आमतौर पर यहाँ से सितारे भरा आसमान पूरा नजर आता है, लेकिन आज बादलों की वजह से सितारे नजर नहीं आ रहे। यहाँ सबको सितारों के बारे में बहुत इल्म है, और मुझे बताते हैं कि सितारा विरगो है और ये सैजिटेरियस है। और ये सब लोग चाहते या ना चाहते हुए भी सीख जाते हैं, क्योंकि शाम के बाद यहाँ करने के लिए कुछ नहीं होता, और यही वजह है कि यहाँ लोगों को परिंदों, फूलों और कीड़ों के बारे में बहुत इल्म है। इन सब से बात करके ऐसे महसूस होता है जैसा मेरा इल्म इन चीज़ों के बारे में कितना कम है, और ये अपने आप में बहुत अच्छा महसूस होता है। यहाँ पर 70 लोग रह रहे हैं।
उसके अलावा 20 के करीब डॉक्टर्स हैं, नर्सें हैं और दूसरा अमला है। ये बहुत कुशादा जगह है और इसके मुकाबले में लोग आटे में नमक के बराबर हैं। ये कहना ज़्यादा दुरुस्त रहेगा कि ये खाली जगह है। ये बहुत बड़ा इलाका है और फितरत के नज़ारों से माला माल है और सब लोग खामोशी से पुरअमन जिंदगी गुजारते हैं। इतनी खामोशी से रहते हैं कि बाज़ औक़ात मुझे महसूस होता है कि क्या ये वाकई असल दुनिया है। बेशक जो कि ये बिल्कुल नहीं है। ये जगह इस तरह इसलिए है कि हम यहाँ एक ख़ास कवायद व ज़वाबित के तहत रहते हैं। मैं टेनिस और बास्केटबॉल खेलती हूँ। बास्केटबॉल की टीम में स्टाफ और मरीज दोनों लोग शामिल हैं। जब मैं खेल में मसरूफ़ होती हूँ तो मुझे पहचानना मुश्किल होता है कि कौन मरीज है और कौन स्टाफ। ये बहुत अजीब है। मुझे पता है ये बात अजीब लगेगी, लेकिन जब मैं खेल के दौरान अपने इर्द गिर्द लोगों को देखती हूँ तो मुझे तो ये सारे एक जैसे बिगड़ी हुई शक्लों वाले बदसूरत लोग लगते हैं। मैंने ये बात एक दिन अपने डॉक्टर को की, जो मेरा केस इंचार्ज है। उसने मुझे बताया कि एक लिहाज से मैं जो बात महसूस कर रही हूँ वो ठीक थी कि हमारे यहाँ बिगाड़ को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को उसके मुताबिक आदी करने के लिए। और हमारा एक मसला ये है कि हम अपने बिगाड़ को ना तो पहचानते हैं और ना तस्लीम करते हैं। जैसे एक शख्स का पैदल चलने से मुतल्लिक एक ख़ास रवैया है और इसी तरह लोगों का सोने से मुतल्लिक महसूस करना और चीज़ों को देखने का एक ख़ास इनफरादी रवैया है। और बेशक आप उनकी तस्नीह कर सकते हैं, लेकिन ये रात भर में ठीक नहीं हो सकते। और अगर आप किसी एक केस में ज़बरदस्ती से उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं तो किसी और चीज़ में बिगाड़ पैदा हो जाता है। उसने मुझे बहुत सादा और आसान अल्फाज में वजाहत दी, और ये उस मसले के छोटे से हिस्से हैं जो हमें दरपेश हैं। लेकिन मेरा ख्याल है वो जो कहने की कोशिश कर रहा था मैं समझ गया था। ये क्या ही अच्छा होता कि हम खुद को अपनी ही बदसूरतियों के मुताबिक मुकम्मल तौर पर कभी न ढाल सकते। जब हमें अपने अंदर हकीकी दुख, दर्द और तकलीफ के लिए जगह नहीं मिलती जो ये बदसूरतियां पैदा करती हैं, तो हम यहाँ उनसे निजात हासिल करने के लिए आ जाते हैं। हम हर काम लोगों को तकलीफ दिए बगैर या उनसे तकलीफ ज़दा हुए बगैर सरअंजाम दे सकते हैं, इसलिए कि हम ये जानते हैं कि हम बदसूरत हैं। बहुत सारे लोग सारी ज़िंदगी अपनी बदसूरती का अहाता किए बगैर ज़िंदा रहे, जबकि हमारी इस छोटी सी दुनिया में बदसूरतियाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं। जिस तरह रेड इंडियंस के सरों पर मुख्तलिफ रंगों के पर उनके कबीलों से निस्बत को जाहिर करते हैं, इसी तरह हम खुलेआम इन बदसूरतियों को अपना लेते हैं और हम खामोशी से एक दूसरे को तकलीफ दिए बगैर ज़िंदगी बसर करते रहते हैं। खेलने के अलावा हम सब्जियां काश्त करते हैं, जिसमें टमाटर, बैंगन, खीरे, तरबूज, स्ट्रॉबेरी, प्याज, गोभी, मूली और इस तरह की एक लंबी फहरिस्त है। हम तकरीबन सारी सब्जियां काश्त करते हैं। हम ग्रीन हाउस का भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लोग सब्जियां काश्त करने के माहिर हैं और इसलिए वो बहुत तगो-दो करते हैं। यहाँ लोग सब्जियों की काश्त से मुतल्लिक बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, माहिरीन को बुलाकर खाद का इस्तेमाल और ज़मीन के बारे में सुबह से शाम तक उन पर बातचीत करते हैं। मुझे अब सब्जियां काश्त करना बहुत अच्छा लगता है। हर रोज़ सब्जियों को बढ़ते फलते फूलते देखना एक नहायत ही हैरत अंगेज तजुर्बा है। क्या तुमने कभी तरबूज को उगाया है? वो किसी बड़े जानवर की तरह फूलते जाते हैं। हम हर रोज ताज़ा सब्जियां और फल खाते हैं। यहाँ हर गोश्त और मछली भी खाने में मिलती है, लेकिन यहाँ रहते हुए आपको ये चीज़ें खाने का इतना दिल नहीं करता, क्योंकि यहाँ सब्जियां बहुत ताज़ा और मज़ेदार होती हैं। बाज़ औक़ात हम बाहर जाते हैं और जंगली पौधे और मशरूम इकट्ठे करते हैं। इसी तरह के कामों के लिए हमारे पास माहिरीन हैं और यहाँ हर काम के लिए माहिरीन की सहूलत हासिल है, जो हमें बताते हैं कि कौन सा पौधा खाने वाला है और कौन सा नहीं। जब से मैं यहाँ आई हूँ, अच्छी सब्जियाँ और फल खाने की वजह से मेरा वज़न 6 पाउंड बढ़ गया है। अब मेरा वज़न बिल्कुल ठीक हो गया और इसका सारा सेहरा वर्जिश और पाबंदी से अच्छा खाना है। जब हम काश्तकारी नहीं कर रहे होते तो किताबें पढ़ते हैं, मौसीकी सुनते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। हमारे पास टेलीविज़न या रेडियो नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी किताबें और मौसीकी के रिकॉर्ड्स की
बहुत शानदार लाइब्रेरी है। موسیقی کے ریکارڈ کے مجموعہ میں ہمارے پاس محرل کی منصفی سے لے کر ہٹلر تک سب موجود ہے، اور میں ہمیشہ ریکارڈ کمرے میں لا کر سنتی ہوں۔ اس جگہ کے ساتھ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ یہاں آ جائیں تو پھر آپ کا یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا، یا آپ کو یہاں سے جانے سے ڈر محسوس ہوتا ہے۔ جتنا عرصہ ہم یہاں رہتے ہیں ہمیشہ آرام اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ ہماری بدصورتیاں فطری محسوس ہوتی ہیں۔ ہمیشہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم صحت یاب ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ باہر کی دنیا ہمیں ویسا ہی قبول کرے گی یا نہیں۔ میرا ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے اب باہر کی دنیا سے رابطہ کرنا چاہیے، مطلب صحت مند دنیا میں صحت مند لوگوں کے ساتھ۔ جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے صرف تمہارا چہرہ یاد آیا۔ تمہیں سچ بتاؤں، میرے اپنے ماں باپ سے ملنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ بھی میری وجہ سے پریشان ہیں، اور ان کو ملنے سے میری طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میں تمہیں کچھ چیزوں کی وضاحت کرنی ہے۔ مجھے یقین نہیں کہ اچھے طریقے سے وضاحت کر پائی یا نہیں، لیکن ان چیزوں کی وضاحت اتنی ضروری ہے کہ ان سے بچنا ناممکن ہو گیا ہے۔ تمہیں یہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تم پر ایک بوجھ ہوں۔ میں کسی پر کبھی بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ مجھے اب اس بات کا اچھی طرح سے پتہ ہے کہ تمہارے دل میں میرے لیے اچھے احساسات ہیں، اور مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ میں اس خط میں صرف اس خوشی کا اظہار کر رہی ہوں۔ تمہارا یہی احساس میری زندگی کے اس موڑ پر سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اگر اس خط میں تمہیں میری کوئی بات ناگوار گزرے تو مجھے معاف کر دینا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، میرے اندر بے شمار خامیاں ہیں، اور شاید تمہاری سوچ سے بڑھ کر ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر میں اور تم عام حالات میں ملتے اور اگر ایک دوسرے کو پسند کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ اگر میں صحت یاب ہوتی اور تم بھی، جو کہ تم ہو، اور کیزوکی کی وجہ نہ ہوتی، تو پھر کیا ہوتا؟ بے شک یہ اگر بہت بڑا ہے۔ میں بہت زیادہ کوشش کر رہی ہوں کہ ایماندار اور ٹھیک رہوں، اور اس وقت تک میں یہی کہہ سکتی ہوں۔ اس طرح اپنے کچھ احساسات تم تک پہنچا سکتی ہوں۔ کسی عام ہاسپٹل کے نسبت اس ہاسپٹل میں مہمانوں کے ملنے کے اوقات زیادہ ہیں۔ تم ایک دن پہلے مطلع کر کے کبھی بھی آ سکتے ہو۔ تم میرے ساتھ کھانا کھا سکتے ہو، اور تم یہاں قیام کر سکتے ہو۔ جب تمہیں مناسب وقت لگے مجھ سے ملنے آ سکتے ہو۔ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں اس خط کے ساتھ نقشہ بھی بھیج رہی ہوں۔ معاف کرنا، یہ خط کچھ زیادہ لمبا ہو گیا۔ ناؤکو۔ میں نے ناؤکو کا خط بڑی تفصیل سے پڑھا، لیکن دوبارہ پڑھا۔ اس کے بعد میں نیچے والی منزل پر گیا اور خود کار مشین سے کوک نکال کر پی، اور ناؤکو کا خط ایک دفعہ پھر پڑھا۔ میں نے 7 صفحات کا یہ خط لفافے میں دبا ڈالا اور اپنے ڈیسک پر رکھ دیا۔ میرا نام اور پتہ چھوٹے چھوٹے حروف میں، جو کہ کسی لڑکی کی لکھائی کی پہچان ہو سکتے ہیں، گلابی لفظوں پر لکھا ہوا تھا۔ میں ڈیسک پر بیٹھ کر لفافے پر لکھی ہوئی تحریر کو غور سے پڑھنے لگا۔ لفافے کی الٹی طرف خط بھیجنے والے کا ایڈریس تھا آرمی ہاسٹل۔ عجیب سا نام۔ میں کچھ لمحوں تک سوچتا رہا، اور اس نتیجے پر پہنچا کہ لفظ آرمی یقیناً فرانسیسی لفظ دوست کا متبادل ہے۔ میں نے خط کو ڈیسک کے اندر ایک خانے میں رکھا، کپڑے تبدیل کیے اور باہر چلا گیا۔ مجھے اس بات سے خوف آنے لگا کہ اگر میں اس خط کے قریب رہا تو میں اسے 10 یا 20 یا خدا جانے کتنی بار پڑھوں گا۔ میں ٹوکیو کی سڑکوں پر بغیر کسی مقصد کے، جیسے ناؤکو کے ساتھ چلتا رہا۔ میں گلیوں میں اس کے خطوط کی سطر پر غور کرتے ہوئے آوارہ گردی کرتا رہا، اور جب اندھیرا چھا گیا تو میں ہاسٹل واپس آیا اور آرمی ہاسٹل میں ایک لمبے فاصلے کی کال کی۔ استقبالیہ پر ایک عورت نے فون اٹھایا اور میری کال کرنے کا مقصد پوچھا۔ میں نے پوچھا اگر یہ ممکن ہو تو میں کل دوپہر ناؤکو سے ملنے آ سکتا ہوں۔ اس نے میرا نام درج کر لیا اور آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ کال کرنے کو کہا۔ میں نے شام کے کھانے کے بعد دوبارہ فون کیا تو اسی عورت نے فون اٹھایا۔ اس نے کہا ہاں تم آ سکتے ہو۔ میں نے اس عورت کا شکریہ ادا کیا، کپڑے تبدیل کیے، بیگ میں نہانے اور شیو کرنے کا سامان ڈالا، اور پھر دی میجک ماؤنٹین پڑھنے کے ساتھ ساتھ برینڈی پیتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر بھی میں 1 بجے تک سو نہ سکا۔